हेलो डियर स्टूडेंट्स। सभी का वेलकम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस न्यू लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन एंड रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन में ही बेसिकली डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन या न्यूमेरिक फंक्शन का यूज है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्या है उसको चेक करते हैं। ठीक है। न्यूमेरिक फंक्शन या डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन जो है ये एक टाइप का फंक्शन ही रहेगा। बट यहाँ ध्यान रखना है कि जो डोमेन है वो नेचुरल यूनियन हमारा जीरो है। ठीक है। इट मीन्स होल नंबर का कलेक्शन, एंड कोडोमेन जो है वो हमारा रियल नंबर है। ठीक है। इट मीन्स ए फंक्शन विच इज फ्रॉम नेचुरल यूनियन जीरो टू आर, दिस इज कॉल्ड ए डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। एंड इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? एफ एन इज इक्वल टू ए एन। ध्यान रखना है यहाँ पर n जो है वो हमारा इंटीजर वैल्यू नहीं होगा, वो हम 0 1 2 3 4 इस तरह से चूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम एफ एन लिख रहे हैं तो ये एफ एन बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरह से बताया गया, एफ एन इक्वल टू ए एन। और इस ए एन के बारे में बता रहे हैं कि ये हमारा nth टर्म है। इट मीन्स जब n की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास ए नॉट आएगा और ये हमारा 0th टर्म रहेगा। ठीक है। उसी तरह से n इक्वल टू 1 करने पर ए1 बनेगा और ये हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है। n इक्वल टू 2 करने पर यहाँ पर a2 मिलेगा और ये हमारा सेकेंड टर्म होगा। ठीक है। इसी तरह से बैक टू बैक प्रोसेस करेंगे तो अगेन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आते चलेंगे। ठीक है। अब देखते हैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन किया गया है फ्रॉम नेचुरल यूनियन जीरो टू आर में, सच दैट कि एफ एन जो है वो हमारा ए एन है, दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है। तो इसमें अगर एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा जो जीरो टर्म है वो क्या आएगा? 0 स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 1। उसी तरह से एन इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। उसी तरह से n इक्वल टू अगर 2 पुट करें तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा, एंड 2 स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स इसमें फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन क्या होता है? ये जो है इसमें दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक तो रिकर्सन और दूसरे बाद हम देखेंगे रिकर्सिव मेथड। रिकर्सन क्या होता है? रिकर्सन बेसिकली रिपीटेशन का एक मेथड होता है जो सेल्फ सिमिलर होता है। यहाँ पर लिखे भी हुए हैं कि द रिपीटेशन ऑफ ए मेथड इन ए सेल्फ सिमिलर मैनर, दिस इज नोन एज रिकर्सन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्सिव मेथड। मतलब वो क्या रहा है कि हम अगर फर्स्ट टर्म a1 हमारे पास दिया हुआ है या a1 हम फाइंड कर ले रहे हैं, तो फिर a2 जो है बिल्कुल उसी प्रोसेस से निकलेगा जैसे हमने a1 फाइंड किया। उसके बाद अगेन a3 अगर फाइंड करना चाहते हैं वो भी उसी प्रोसेस से फाइंड होगा जैसे हमने a2 फाइंड किया हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर एक देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके देखा जाए। देख, यहाँ पर हमारे पास ए नॉट जो है वो 1 दिया हुआ था, और जो रूल बनाया गया है उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ बता रहे हैं कि ए एन जो है वो 2 इंटू ए एन माइनस 1 है, और एन की वैल्यू हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? 1 2 3 इस तरह से। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ए एन जो है इसके ठीक पीछे वाला टर्म क्या आ रहा है? ए एन माइनस 1, और ए एन से ठीक आगे वाला टर्म क्या रहेगा? a n+1। ओके। अगर हमको फाइंड करना है a1, तो n का वैल्यू हम इसमें 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू a1 माइनस 1 हो जाएगा, दिस मीन्स 2 इंटू a नॉट हो गया। अब a नॉट की वैल्यू कितनी थी? 1। तो 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 2 हो गया। सिमिलर वे में अगर हम a2 फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ n का वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो यहाँ से क्या बन गया? 2 इंटू a1। अब a1 हम लोग फाइंड कर चुके थे, 2 आया हुआ है, तो 2 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर हम a3 फाइंड करना चाहें तो n की जगह पर हमको 3 पुट करना है। ठीक है। तो 2 इंटू a2 दिस इज इक्वल टू, a2 की वैल्यू 4 है तो यहाँ 8 आ गया। इसी तरह से हम लोग a4 a3 a5 a6 इस तरह के सारे टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। इनमें देख रहे हैं कि एक हर एक टर्म जो है बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही फाइंड हो रहा है, इसी वजह से इसको हम कहेंगे कि ये एक रिकर्सिव
रिलेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिकर्सिव डेफिनेशन फाइंड करना है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का। ठीक है, तो देखते हैं मेथड क्या है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 8 16 इस फॉर्म में। ठीक है, तो हम चाहें तो A1 कंसिडर करके भी बना सकते हैं, A0 कंसिडर करके भी बना सकते हैं। हम तो सबसे पहले A1 से हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखना फर्स्ट टर्म जो है ये 2 है। मान के चलते हैं कि अगर हम सपोज दैट A1 हम इसको 2 मान लेते हैं, तो A2 हमारे पास क्या आ रहा है 4। अब ये देखना होता है कि ये जो 4 है वो 2 के हेल्प से कैसे जनरेट हो सकता है। तो हम इसको जनरेट करेंगे कुछ इस तरह से, 2 × 2। अब यहाँ ध्यान रखना है कि एक 2 जो है A1 के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × A1। सिमिलरली अगर हम A3 चेक कर रहे हैं, तो A3 हमारा क्या आएगा 8। 8 को देखना है कि वो 4 के हेल्प से कैसे जनरेट होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसको भी 2 × हम A2 लिख सकते हैं, क्योंकि A2 का वैल्यू 4 आया हुआ था। इसी तरह से अगर A4 निकालना चाहो तो A4 में हमारे पास 16 है, और 16 को 8 के हेल्प से कैसे जनरेट करेंगे, 8 × 2 करके। तो फिर से ये 2 × A3 हो गया, 8 का वैल्यू A3। अब इसी पैटर्न को अगर एनालाइज कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या, जब A2 है तो इधर 2 × A1 बन गया, A1 यानी कि एक कम। 3 है तो यहाँ फिर से A2 हो रहा है, यानी कि एक कम। 4 है तो यहाँ 3 हो रहा है। तो सिमिलरली अगर nth टर्म फाइंड करें तो फॉर्मेट क्या बनेगा, 2 × AN - 1 हो जाएगा, जस्ट एक कम। अब यहाँ ध्यान रखना है कि n की शुरुआत कहाँ से करनी है। n हम लोगों को 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, ये तब होगा जब हम फर्स्ट टर्म को A1 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अगेन हम देखेंगे फर्स्ट टर्म को अगर A0 कंसिडर कर लिया जाए तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है। सपोज करते हैं फर्स्ट टर्म को हम A0 ले रहे हैं। उसके बाद A1 जो है हमारे लिए 4 अगर हो रहा है तो उसको भी वैसे ही जनरेट करेंगे, 2 × 2 दिस इज इक्वल टू 2 × A0। अगेन अगर हम A2 निकालना चाहें तो वहां पर 8 बनेगा। 8 को 4 × 2 बनाया जा सकता है, यानी कि 2 × A1। सिमिलर वे में A3 फाइंड कर रहे हैं तो 16 बन रहा है, यानी कि 8 × 2 दिस इज इक्वल टू 2 × A2। ठीक है, यहाँ भी प्रोसेस वही हो रहा है। अगेन अगर nth टर्म अगर हम चेक कर रहे हैं तो वो an इज इक्वल टू 2 × AN - 1 ही बनेगा। बट यहाँ ध्यान रखना है कि n की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, n हम लोगों को इस बार 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 2 3 इस फॉर्म में। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर बस ध्यान रखने वाला बात ये है कि आप फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट स्टार्टिंग टर्म है उसको आप क्या कंसिडर कर रहे हो, A0 कंसिडर कर रहे हो या A1 कंसिडर कर रहे हो। उसी के अकॉर्डिंग फाइनल जो रिलेशन बनेगा उसमें n का वैल्यू वेरी करेगा, या तो 1 या फिर 2 या फिर A0 से, ये सॉरी 0 से भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ है उसमें देख रहे हैं कि 1 3 5 7 9 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें सपोज दैट कि फर्स्ट टर्म A1 जो है उसको हम 1 को A1 कंसिडर कर रहे हैं। सेकेंड टर्म 3 मान लेते हैं। हम 3 को देखना है कि 1 के हेल्प से कैसे जनरेट होगा। तो अगर इसमें 1 + 2 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया 2 × A1। सिमिलरली A3 यानी कि नेक्स्ट फिफ्थ आएगा। फिफ्थ को 3 के हेल्प से कैसे जनरेट करेंगे, तो ये बन रहा है 2 + 3, यानी कि 2 + A2 लिखा जा सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म 7 है, तो 7 को 5 के हेल्प से जनरेट करेंगे, 2 + 5 बन जाएगा, यानी कि 2 + A3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर AN निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 + AN - 1। ठीक है, अब यहाँ भी ध्यान रखना है कि n की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। n हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा इस बार फिर 2 3 4 इस फॉर्म में। ठीक है, अगर मान लीजिए n का वैल्यू 1 से स्टार्ट कर देते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा वो देखते हैं। A1 यहाँ लिख रहे हैं 2 × 2 + A0 हो जाएगा।
अब ए नॉट हमने कहीं पर कंसिडर करके रखा ही नहीं था, इसी वजह से हम बार बार बोल रहे हैं कि एन का वैल्यू अगर आपने 1 से स्टार्ट कर दिया, ए वन ही फर्स्ट हम मान रहे हैं, तो एन का वैल्यू यहाँ से 2 3 4 करोगे। अदरवाइज एन का वैल्यू अगर हम ए नॉट से स्टार्ट करेंगे तब फिर एन हमको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें बोला गया है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 3 दिया गया है। इट मीन जो हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, 3 6 9 12 15 कुछ इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट हम ए वन मान लेते हैं इसको, यहाँ पर ए टू हो गया, यहाँ ए थ्री हो जाएगा 9, ए फोर, इस तरह से। तो ये भी बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है हमारा फिबोनाची सीक्वेंस। इसमें देख रहे हैं कि 0 है, 1 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 2 3 5 7 5 8 इस तरह से आ रहा है। तो सबसे पहले इसको देखो कैसे जनरेट करेंगे। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए नॉट हम 0 ले दे रहे हैं, ए वन हमारे पास 1 आ रहा है, ए टू हम फिर से 1 लेंगे, यहाँ देख लेते हैं, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे ए टू जो है वो कैसे जनरेट हो रहा है। ए टू जो जनरेट होगा वो फर्स्ट एंड नॉट, जीरो टर्म एंड फर्स्ट टर्म दोनों को यूज करके हम बना सकते हैं। 0 + 1, इसको यहाँ पर लिखा जा सकता है ए नॉट प्लस ए वन। सिमिलरली अगर हम ए थ्री अगर देख रहे हैं तो ए थ्री में हमारे पास क्या आ रहा है, 2। अब इस 2 को कैसे जनरेट करेंगे, ए वन और ए टू को यूज करके देखो, 1 + 1, यहाँ से बन रहा है ए वन प्लस ए टू। सिमिलरली अगर हम ए फोर चेक कर रहे हैं तो ए फोर में हमारे पास क्या आ रहा है, 3। अब इस 3 को कैसे जनरेट करेंगे, इस ए टू और ए थ्री के हेल्प से, 1 + 2। तो फिर से इसको लिखो ए टू प्लस ए थ्री। अब यहाँ से एक पैटर्न देख रहे हैं हम लोग कि अगर हम सेकंड टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं तो सेकंड के बाद यहाँ पर 1 एंड उसके बाद फिर एक पीछे चला जा रहा है। थर्ड ए थ्री अगर देख रहे हैं तो ए टू, फिर उसके बाद एक पीछे जा रहा है, ए वन। ए फोर अगर देख रहे हैं तो उसके बाद क्या आ रहा है, ए थ्री, फिर उसके बाद एक और पीछे जा रहे हैं, ए टू। तो सिमिलरली अगर यहाँ से चेक किया जाए ए एन, तो क्या आएगा, ए एन से जस्ट छोटा वाला नंबर an-1, और फिर उससे एक छोटा नंबर an-2 हो जाएगा। तो ये हमारा मेन रिकरेंस रिलेशन बनेगा। और n का स्टार्टिंग कहाँ से करना होगा, इस बार हम लोग n स्टार्ट करेंगे n = 2 से। ठीक है, 2 3 4 इस फॉर्म में। अगर n का वैल्यू 1 से शुरू करते हैं तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या होगा। n का वैल्यू 1 करने पर ए वन यहाँ पर ए नॉट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a-1। अब हमारे पास ए नॉट है लेकिन a-1 तो नहीं है, इसी वजह से n का स्टार्टिंग 1 से ना होकर के 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो रिकरेंस रिलेशन कैसे जनरेट करते हैं वो हम लोगों के पास ये अपना एक प्रोसेस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन जो आपको दिया जाएगा उसमें ऑर्डर एंड डिग्री आप कैसे फाइंड करोगे। देखो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। ऑर्डर अगर फाइंड करना है तो हमको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट जो होगा बस उसका डिफरेंस को चेक कर लेना होता है। एंड डिग्री के केस में सिंपल सा लॉजिक है कि जो हायर पावर रहेगा कहीं पर भी हो बस उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट, हमारे पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं AR = 2 × R-1 प्लस AR-2। तो सबसे पहले अगर इसका हायर सबस्क्रिप्ट देख रहे हैं तो R है, लोअर सबस्क्रिप्ट जो है R-2 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 2। तो ऑर्डर यहाँ पर हमारे पास 2 बन गया। और अगर हम चेक कर रहे हैं ऑर्डर डिग्री अगर चेक करें तो देख रहे हैं कि हायर पावर कितना आ रहा है, 1, तो डिग्री यहाँ पर 1 हो जाएगा। सिमिलर वे में अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं सेकंड वाले में भी, तो यहाँ पर भी हायर और हायर जो सब्सक्रिप्ट है वो R है एंड लोअर सब्सक्रिप्ट हमारे पास R-2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर डिफरेंस चेक कर रहे हैं तो फिर से 2 हो जाएगा। एंड अगर यहाँ ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर में हायर पावर कितना दिख रहा है, ये 2 है, तो यहाँ पर डिग्री भी हमारे पास 2 आ जाएगा।
ठीक है। सिमिलर वे में अगेन थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पर हायर सबस्क्रिप्ट जो है वो आर है, लोअर सबस्क्रिप्ट हमारे पास आर माइनस वन है, तो डिफरेंस अगर चेक कर रहे हैं तो वन आएगा, और डिग्री अगर देखें तो डिग्री भी यहाँ पर वन ही है। ठीक है। अगेन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पर से ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आर माइनस सीधे सीधे आप आर माइनस टू टू करो तो टू आ जाएगा। लेकिन डिग्री जो है वो हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी डिग्री डिफाइन कर रहे हो तो कभी भी वहां पर कोई फ्रैक्शन वाला पावर नहीं, फ्रैक्शन पावर में नहीं होना चाहिए, रेडिकल्स नहीं आना चाहिए, इस तरह का। जब भी डिग्री डिफाइन करेंगे तो इन जनरल वो नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए। ठीक है। इंटीजर नहीं होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पर बोलेंगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ए आर इक्वल टू आर इंटू ए आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस टू, तो यहाँ पर से भी हायर सबस्क्रिप्ट आर है, लोअर सबस्क्रिप्ट आर माइनस टू है, तो डिफरेंस हमारा टू आएगा। और अगर हम डिग्री चेक करना चाहें तो यहाँ पर ए डिग्री कितना आएगा, डिग्री यहाँ पर वन रहेगा। ध्यान रखना है कि डिग्री जब भी चेक कर रहे हैं तो जो हमारे पास ए आर या ए आर माइनस वन ए आर माइनस टू है, इनके ऊपर के पावर को चेक करना होता है, ना कि एक्स्ट्रा जो आर में जो पावर है उसको देखना। यहाँ पर आर का पावर टू है, बट इस पे हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग को देखना है ए आर पे कितना पावर गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिर सिक्स नंबर में अगर देखें तो डिग्री ऑर्डर हमारे पास टू आएगा, डिग्री वन हो गया। एंड लास्ट अगर सेवंथ नंबर में देख रहे हैं तो यहाँ भी आर और आर माइनस टू, तो फिर से ऑर्डर टू हो गया, एंड डिग्री हमारे पास कितना आ जाएगा, डिग्री इस बार टू आएगा। रीजन, यहाँ पर देखो, ए आर माइनस वन का पावर कितना है वन, और ए आर माइनस टू का पावर कितना है वन। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट में है तब उस केस में इन दोनों का जो इंडिविजुअल पावर है दोनों को हमको ऐड करके डिग्री को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो इंडिविजुअली अगर हम चेक कर रहे हैं तो कैसे आ रहा है, इसका पावर है वन, इसका भी पावर है वन, और दोनों को अगर ऐड करें तो हमको मिलेगा टू। इसी वजह से यहाँ पर डिग्री टू रहे। ठीक है। तो दो तीन चीजों का ध्यान रखना है ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन करने में। ऑर्डर जब भी आप डिफाइन कर रहे हो तो हायर एंड लोअर सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस, और ध्यान रखना है कि सबस्क्रिप्ट जब कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे पास ए आर वाले टर्म्स ही रहेंगे, एक्स्ट्रा आर रहेगा या कुछ और रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। डिग्री जब डिफाइन कर रहे हो तो हायर पावर इन ए आर होना चाहिए, ए आर माइनस वन, इस तरह के जिसमें सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये रिकरेंस रिलेशन वाला जो बेसिक टॉपिक है वो खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे, एंड जनरेटिंग फंक्शन का कैसे रिकरेंस रिलेशन से में यूज होगा, कैसे सॉल्यूशंस क्वेश्चंस बनेंगे, वो सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू।